नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रकरण शुरू कर रहे हैं। समास का प्रकरण है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है विद्यार्थियों के जीवन में जब तक हमारा अध्ययन काल रहता है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। अब देखिए, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है आपको पता है किसने लिखी है? श्री वरदराज ने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है समसनम समासः। क्या कहा है विद्यार्थियों? समसनम समासः। क्या कहा है कि समसनम समासः। समसनम का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ है विद्यार्थियों कि जो संक्षेप होता है, संक्षेप को समास कहते हैं। किसको समास कहा है? संक्षेप को समास कहा है। अब जो समास शब्द है विद्यार्थियों, देखिए सम उपसर्ग असु धातु होती है और घय प्रत्यय होता है, इससे निष्पन्न होता है। यानी जब आप समास देखेंगे तो किससे निष्पन्न होगा? इससे होगा। फिर उन्होंने कहा है समासः पंचधा, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो क्या कहा? समासः पंचधा, यानी समास 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 5 प्रकार के जो समास हैं कौन से हैं? पहला समास है आपका, इसको बोलते हैं केवल समास। दूसरा समास है विद्यार्थियों आपका अव्ययी भाव समास। तीसरा समास है विद्यार्थियों आपका तत्पुरुष समास। चौथा है विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास। और 5वां है द्वंद्व। इस प्रकार से 5 प्रकार के समास हो जाते हैं। कितने समास हो गए? 5 प्रकार के हुए। कौन से? अब देखिए क्या कहते हैं आगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। पहला क्या कहा है? सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। केवलः। तो जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है, क्या कहा? सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास। यानी जिस समास की कोई संज्ञा नहीं हो, जिसका कोई नाम नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? हम केवल समास कहते हैं। यानी समास प्रकरण में जितने भर सूत्र कहे गए हैं, अगर कोई समास हो तो रहा है किंतु उन सूत्रों के अंदर अगर नहीं आ रहा है, यानी उन नियमों में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई नाम नहीं होगा। और जिसका नाम नहीं होता है उस समास को कहते हैं हम केवल समास। अब देखें, इस समास को सुप, सुपा या सह, सुपा, इन नामों से और जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुप-सुपा समास या फिर सह-सुपा समास। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा है, दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों?
ये है। अब क्या कहते हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भावो। क्या कहते हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भावो द्वितीयः। देखिए कि कोई भी जो समास होता है उसमें विद्यार्थियों कितने पद होते हैं, एक द्वंद्व समास है और एक बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व और बहुब्रीहि ऐसे समास होते हैं जिसमें अनेक पद हो सकते हैं, किंतु इसके अलावा जैसे अव्ययी भाव है, केवल है, तत्पुरुष है, इनमें दो ही पद होते हैं। तो दो पद होते हैं, तो इसने क्या कहा है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, कि प्राय जिस समास में पूर्व पद के अर्थ का प्रधान हो, यानी जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। जैसे देखिए, एक है हमारा उपकृष्णम, ये समास है, तो इसमें दो शब्द हैं, उप और कृष्ण, ये दो पद हैं। अब ये जो हैं इनमें जिसमें ये पूर्व पद है, तो इस पूर्व पद के अर्थ की अगर प्रधानता होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो इसलिए कहा कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, यानी जो दूसरा जो समास होता है वो कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्या कहा है इन्होंने, कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः तृतीय। तीसरा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः तृतीयः, यानी प्राय जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे आप लिखते हैं राज पुरुषः, इसका विग्रह आपने पढ़ा हुआ है राज्ञः पुरुषः। तो इसमें जो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी उसको क्या कहेंगे, हम तत्पुरुष कहेंगे, और उसका नंबर कौन सा विद्यार्थियों, तृतीय है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, देखिए तत्पुरुष भेदः कर्मधारया, कि तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, यानी जो कर्मधारय है वो किसका भेद होता है, आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास का ही भेद कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय भेदो द्विगुः। और फिर क्या कहते हैं, कर्मधारय भेदो द्विगुः, और जो कर्मधारय समास होता है उसका क्या भेद हो जाता है, द्विगु, यानी जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे, और उसका क्रम कौन सा है, तीसरा है, और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। अब उसके बाद देखिए प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो, चौथा है क्या कहते हैं, प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः, बहुव्रीहिश्चतुर्थः। तो जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता कैसे होती है, जैसे मान लीजिए चतुर्मुख है, तो इसका विग्रह क्या हो रहा है, चत्वारि मुखानि यस्य सः, तो इसमें ना तो चतुर प्रधान है और ना ही मुख प्रधान है,
तो जो चतुर्मुख होता है, तो चतुर्मुख का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी होता है। तो जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और देखिए 5वां है, आप लिखेंगे प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वो पंचमः। यानी प्राय उभय पद का मतलब होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अर्थ की प्रधानता होगी, उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हम द्वंद्व कहते हैं। तो ये हमारा समासों का क्रम है, किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे समास हैं वो किसके अनुसार होते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं, और ये ही क्रम है इनका विद्यार्थियों। कोई क्या है, इस तत्पुरुष को और कर्मधारय को और द्विगु को अलग करके 6 समास कर देते हैं, कोई 4 मानता है, लेकिन क्या है, इतने होते हैं समास पंचधा। यानी समास कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 5 प्रकार के होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो समास है वह पद विधि है विद्यार्थियों। कौन सी विधि है? पद विधि। पद विधि का तात्पर्य है 2 समर्थ पदों में ही समास होता है। अगर किसी पद का अर्थ नहीं है तो उसमें समास नहीं होगा। तो इसलिए वर्ण विधि संधि में होती है और पद विधि समास में होती है। तो आपको ध्यान रखना है समर्थ पदों के बीच में ही क्या होता है? समास होता है। ठीक है। अब देखिए, अब सामर्थ्य जो होती है अब देखिए कि जो वृत्ति होती है, वृत्ति शब्द आता है एक, आप जब पढ़ेंगे वृत्ति किसको कहते हैं और सामर्थ्य किसको कहते हैं। तो देखिए सामर्थ्य 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। एक तो होती है व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य जो होती है, मैंने आपको बताया कि जो समास होता है वो किस में होता है? समर्थ पदों में होता है। यानी समास क्या हुआ है? समर्थ पद में होता है, यानी जिन पदों का अर्थ होगा उनके बीच में समास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और जो संधि होती है वह वर्ण विधि है। ध्यान रखना है कि वर्ण विधि तो संधि होती है और पद विधि समास होता है। अब देखिए कि भाई कैसे कैसे होती है कि सामर्थ्य 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यपेक्षा भाव, सामर्थ्य, ये होती है आपकी वाक्य में, जिसमें जो पद होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा रामः पुस्तकम पठति। क्या वाक्य लिखा आपने विद्यार्थियों? रामः पुस्तकम पठति। तो आपने जो रामः पुस्तकम पठति ये वाक्य लिखा, तो राम अपना अलग अर्थ देता है, पुस्तक अपना अलग देता है और पठति अलग देता है। इनमें एक दूसरे से अपेक्षा नहीं होती है, और जिसमें अपेक्षा नहीं होगी उसको कहेंगे हम व्यपेक्षा सामर्थ्य, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। अब उसके बाद देखिए फिर होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य। दूसरा जो भेद है वो क्या है? एकार्थी भाव सामर्थ्य। ये समास में पाई जाती है। कैसे? जब आपने कोई समास किया, मान लीजिए आपने समास किया राजपुरुषः, तो आप वाक्य पढ़ेंगे राज्ञः पुरुषः। तो जब ये राजपुरुष बन जाएगा तो ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और इनको एक दूसरे से अपेक्षा होगी, यानी जब दोनों मिल जाएंगे तभी इनका अर्थ निकल सकता है। और इसलिए एकार्थी भाव सामर्थ्य किस में पाई जाती है? समास में पाई जाती है। अब देखिए एक
इसमें शब्द आता है आपका वृत्ति, कि भैया वृत्ति किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे कि एकार्थी भाव रूप विशिष्ट अर्थ का क्या कहते हैं, एकार्थी भाव रूप विशिष्ट अर्थ का, विशिष्ट अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है, जिसके द्वारा कथन किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपकी समझ में आ गया कि वृत्ति किसको कहते हैं। वृत्ति जिसके द्वारा, जो एकार्थी भाव रूप विशिष्ट अर्थ है उसको जिसके द्वारा कहा जाए उसको कहेंगे हम वृत्ति। यानी जैसे समास है, एक वृत्ति है, तो दोनों मिल गए और मिलके जब एक अर्थ जिसके द्वारा कहा गया वो क्या होगा, वृत्ति होगा। अब देखिए, अब आगे जो बात है कि भैया ये वृत्ति होती कितनी हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे वृत्तियां 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। पहली वृत्ति है आपकी समास। चलो यहां से शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहली है कृत, दूसरी है तद्धित, तीसरी है समास, चौथी है एक शेष, और पांचवी है विद्यार्थियों सनाध्यंत। कृत किसको बोलते हैं, कृत, तद्धित, समास, एक शेष। कृत बोलते हैं जैसे मान लो किसी में कृत प्रत्यय लगा दिया आपने। कृत प्रत्यय किसमें लगा दिया, आपने लगा दिया मान लो ची धातु में तव्यत लगा के आपने चेतव्य बना दिया, तो ये तव्यत प्रत्यय हो गया। तो ये वृत्ति जब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, कौन सी वृत्ति है, कृत वृत्ति है। क्यों है, क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरी बात है तद्धित। मान लीजिए हम कहें मानव शब्द है, मानव शब्द में हमने तत्व प्रत्यय लगा दिया और ये बन गया आपका मानवत्व। तो ये जो है मानवत्व, क्योंकि इसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। आपसे कोई पूछे कौन सी वृत्ति है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें तद्धित प्रत्यय। क्यों, क्योंकि इसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। फिर देखिए क्या है, समास। समास है, मान लीजिए आपने राजपुरुष बना दिया, तो ये जो समास है आपसे पूछे कौन सी वृत्ति है, तो आप बताएंगे समास वृत्ति है। इसी प्रकार से देखिए एक शेष होता है, जिसमें एक शेष रह जाए, जैसे आपने किया माता च पिता च, और ये हो जाएगा आपका पितरौ। एक शेष रह गया पिता, तो पितरौ हो गया। तो ये जो है विद्यार्थियों, ये आपकी एक शेष वृत्ति रह जाएगी। अब ये जो सनाध्यंता है, सनाध्यंता क्या है, जैसे गम धातु है, गम धातु से आपने सन प्रत्यय लगा दिया और मान लीजिए शब्द बन गया जगी सती, क्योंकि इसमें सन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे आपने पुत्र में क्यच प्रत्यय लगा दिया और ये बन गया आपका पुत्रियति। तो ये जो हैं इनमें क्या है, सन आदि प्रत्यय लगे हुए हैं, और जब सन आदि प्रत्यय लगे रहते हैं तो वो कौन सी वृत्ति कहलाती है, सनाध्यंता वृत्ति। तो आपके समझ में आ गया विद्यार्थियों कि जो एकार्थी भाव सामर्थ्य होती है उसका जिससे अर्थ ज्ञात होता है उसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ति आपकी 5 प्रकार की होती हैं, मैंने आपको गिना दी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
वृत्त्यर्थ। अब देखिए एक शब्द आता है विग्रह, तो ये क्या है, वृत्त्यर्थावबोधकम, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। तो देखिए जो वृत्ति होती हैं और उन वृत्तियों के अर्थ को जो वाक्य ज्ञात करा देता है उसी को क्या कहते हैं, हम विग्रह कहते हैं। ऐसा नहीं है कि समास का ही विग्रह होता है। तो हमने जैसे 5 वृत्तियां पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुरुचर शब्द पढ़ा, कृदंत शब्द है, और कुरुचर शब्द जब आप पढ़ते हैं तो कुरुषु चरते ते, जो कुरु प्रदेश में विचरण करता है उसको क्या कहेंगे हम, कुरुचर। तो ये जो अर्थ है वो क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। तो देखिए वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम, यानी वृत्ति के अर्थ का जो ज्ञान कराने वाला वाक्य होता है उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विग्रह। जैसे आप विग्रह पढ़ते हैं ना, तो वृत्ति के अर्थ का जो ज्ञान कराने वाला होता है उसी को कहते हैं हम विग्रह। अब देखिए ये जो विग्रह है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए वृत्ति है आपकी, आपने पढ़ा राजपुरुष, ये पढ़ा, तो ये तो हो गई समास वृत्ति। अब इसका अर्थ किससे ज्ञात हुआ, आपने इसका जो वाक्य है वो क्या है, राज्ञः पुरुषः। ये जो वाक्य है ये क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। अब ये जो विग्रह है विद्यार्थियों, ये विग्रह की जो बात पर चल रही है ये 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो होता है लौकिक विग्रह, और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह तो वह होता है जो लोक में चलता है। जैसे आपको पता है राजपुरुष, राजपुरुष जो शब्द है, इस राजपुरुष शब्द का आपसे कोई अर्थ पूछता है, आप बता देंगे राज्ञः पुरुषः, ये हो गया लौकिक विग्रह। और जब हम उसी का व्याकरण सम्मत विग्रह देखते हैं, यानी कौन सी प्रकृति है, कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, तो उसको कहते हैं हम अलौकिक विग्रह। जैसे मान लीजिए देखिए लौकिक विग्रह हो गया आपका ये, तो आपको पता है राज्ञ जो है इसमें क्या है, राजन शब्द होता है, ये षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय होगा विद्यार्थियों, गस, गस ही होता है। फिर उसके बाद आपको पता है देखिए पुरुष शब्द है, और पुरुष में जब विसर्ग लगे हुए हैं तो किसको विसर्ग हो जाते हैं, सु को। तो ये व्याकरण सम्मत हो गया विद्यार्थियों, और ये क्या हो गया आपका अलौकिक विग्रह। तो आप ध्यान रखेंगे कि विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखने के लिए ये समय निकाला। चैनल को सब्सक्राइब और कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।